हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 7 इंडियन इकोनॉमी। उसमें इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, मतलब इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी बिफोर इंडिपेंडेंस, दैट इज़ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। The East India Company and later the Western rurals, French, Dutch, Portuguese and English came to India getting attracted by her riches. India had wealth, rich scriptures and cohesive social setup. India was famous for trade in cotton, muslin, indigo, spices and metallurgy, that is copper, bronze and brass and others. However, during this time, there were conflicts among the foreign rulers also to establish their own power over India, and they used armed power also. When the British established dominance, our resources were exploited, poverty increased and the ancient riches of India started eroding, कम होने लगा। ठीक है, इंडिया की वेल्थ देख के सबने इंडिया को टेक ओवर करने की कोशिश की, इंडिया पे अपना हक जताने की कोशिश की। उसमें फ्रेंच थे, डच थे, पोर्टुगीज़ थे, इंग्लिश थे। उसमें ब्रिटिश जो है वो जीत गए और उन्होंने सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दिया। इसकी वजह से यहाँ पोवर्टी बढ़ने लगी इंडिया में और सारे हमारे जो वेल्थ थी वो धीरे धीरे कम होने लगे। However, इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो अटेंड द फॉलोइंग। इंडियन इकोनॉमी में कुछ हासिल भी किया, जैसे कि रेलवे। ब्रिटिश सेट अप द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एंड विद द फर्स्ट रेल that ran between Boribandar, present day CST, and Thane on 16th of April 1853. By 1947, India had rail network of 53,000 km, benefiting a population of 68 lakhs. तो इस तरह से रेलवे में हमें बेनिफिट हुआ। रोडवेज, द ब्रिटिश ऑल्सो क्रिएटेड अ गुड लेंथ ऑफ रोड्स इन इंडिया. They set up the public works department under which significant basic utilities were created. By the end of 19th century, there were a total of 2,78,420 km of roads, which increased to 4,47,105 by 1943, of which 32% were concrete, that is पक्का roads, and 68% were कच्चा roads. तो इस तरह से रोडवेज का भी डेवलपमेंट हुआ। बैंक्स, private sector banks came into being in India from 1770, and by 1946 there were more than 700 banks in India. ठीक है, तो इस तरह बैंकिंग सेक्टर को भी डेवलप हुआ। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, विच इज़ द एपेक्स बैंक टुडे, सबसे सेंट्रल बैंक है, एपेक्स बैंक है, वॉज ऑल्सो सेटअप इन 1935, दैट इज़ द ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो उन्होंने बैंकिंग सेक्टर, रोडवेज, रेलवेज में सभी सेक्टर में डेवलपमेंट किए ब्रिटिश रूल ने। सोशल स्ट्रक्चर, certain wrong social practices were abolished during the British rule. For example, prevention of female infanticide, सती प्रथा। तो ये सब जो पुराने ज़माने से चली आ रही थी वो सब जो ट्रेडिशंस, विजडम्स थे, जो पुराने ज़माने के सब रीति रिवाज थे, उनको भी मिटाया गया, जो कि मतलब फ़ीमेल की तरफ नाइंसाफ़ी थी, फ़ीमेल सेक्टर, फ़ीमेल सेक्स की तरफ नाइंसाफ़ी थी, उनको भी एबोलिश किया। एग्रीकल्चर, Indian agriculture suffered from high revenues. The system of zamindari, landlordship and other acts of the British. There was exploitation of several types and poverty in this sector started increasing. To give an example, after industrial revolution in Britain, the British made Indian farmers grow more indigo to fulfill the need of the textile industry. However, if farmers had taken a loan to grow indigo and incurred losses, the British government did not waive off their loans and the farmers started incurring and accumulated debts. अभी क्या होने लगा कि जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो फार्मर्स को इंसिस्ट करती थी, फार्मर्स को फोर्स करती थी कि वो इंडिगो बनाए ताकि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो डेवलप हो पाए। उनके लिए वो उनको लोन्स देती थी और अगर लोन्स लेने के बाद वो पैसा जो इस तरह से यूटिलाइज़
करते हैं कि उनमें लॉस इंकर होता है, तो फिर गवर्नमेंट उनकी लोन माफ़ नहीं करती थी और इस तरह फार्मर्स जो है वो बहुत ही कर्जे में डूब गए और सुसाइड करने लगे। इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर भी डाउन होने लगा। लैंड रेवेन्यूज़, द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट्स to collect land revenues from the kings in India, and with that also got the rights to collect rent revenues from owners of farming lands. तो लैंड रेवेन्यूज़ भी कलेक्ट करने लगे। लेटर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड लैंड रेवेन्यूज़ फ्रॉम द फार्मर्स थ्रू द ज़मींदार्स के पास से कलेक्ट करने लगे। ज़मींदार जो है वो फार्मर्स के पास से कलेक्ट लगे और ज़मींदार ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे लैंड रेवेन्यूज़। द गवर्नमेंट पनिश द फार्मर्स हु फेल्ड टू गिव रेवेन्यूज़ बाय कॉन्फिस्केटिंग देयर लैंड। उनकी लैंड जब्त कर लेते अगर वो रेवेन्यूज़ ना दे दो और उन पे फाइन्स चार्ज करते थे एंड सो ऑन। लैंड रेवेन्यूज़ वर एज हाई एज हाफ ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ फार्मर्स। और लैंड रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा थे, इतना कि उनका जो प्रोडक्शन आता था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उनका ऑलमोस्ट हाफ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर देता। वो बहुत ही हाई रेट्स पे था। हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस, अकॉर्डिंग टू दादाभाई नौरोजी's कैलकुलेशंस इन 1876, द रिच पेड अबाउट 8% ऑफ द नेशनल इनकम एज टैक्सेस, while the Indians who were poor were made to pay 15% of the national income as taxes. तो जो रिच थे उनको 8% ऑफ नेशनल इनकम एज अ टैक्सेस भरने पड़ते थे और पुअर को कितना भरना पड़ता था, 15% जितना एज अ टैक्सेस भरना पड़ता था। तो टैक्स रेट्स भी बहुत हाई थे। हाई रेट्स ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, हाई एक्साइज वॉज कलेक्टेड ऑन मैचेस, सुगर, स्टील एंड सिल्वर एंड ऑल सच कॉमोडिटीज़। Though salt was easily available in